ये करंट अफेयर्स की क्लास है हिंदी मीडियम में प्रॉपरली। इसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स यानी सरकारी योजनाएं पढ़ेंगे। लगभग छोटी बड़ी 200 के करीब सरकारी योजनाएं हैं और 200 के करीब जो सरकारी योजनाएं होती हैं, अब आप उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 200 के करीब जो योजनाएं होंगी वो अगर याद करनी पड़ जाएं तो यकीन मानिए पसीने छूट जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है कि हम करें तो करें कैसे, हम करें तो करें कैसे, हालत ख़राब हो जाती है। और यही कारण है कि दोस्तों बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, समझे। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका आप लोगों को यही है, आप लोगों के लिए जो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इनके फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवाता जाऊँ उसी में से कमोबेश क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा पेपर में। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100% यही है, आप लोग अपनी तरफ से भी पढ़ते रहें, क्योंकि इसके अंदर एक इंडिया ईयर बुक जो बुक आती है, जो गवर्नमेंट का ही डाटा है, वो जब रिलीज़ होती है तो उसका भी मेजर पोर्शन इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। और सब चीज़ें, और लास्ट में इस करंट अफेयर के जो बैच है, इस करंट अफेयर के लास्ट में जब आपका पीटी पास में आ रहा होगा तो आखिरी के लगभग 10-15 दिनों में ये बता देंगे कि कौन सा पीटी जो इंडिया ईयर बुक है उसमें से कौन से पार्ट हमने पढ़ लिए हैं और सारी इंडिया ईयर बुक रिवाइज हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको इस तरीके से करंट अफेयर करवा दिया जाएगा तो आपका ज़्यादा बेटर परफॉर्म होगा, ठीक है। जो आपका करंट अफेयर है जिसे हिंदी में समसामयिकी कहते हैं, प्रॉपरली हिंदी मीडियम में क्लास चलेगी। कुछ शब्द जो ना समझ में आए वो मेरे से पूछ सकते हैं, मेरी बात समझे। ये जो फर्स्ट बैच है क्लास, इस बैच की फर्स्ट क्लास है ये, तो इस क्लास में एक ध्यान रखेंगे, हमारा जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पे होगा। पेन कॉपी लेकर बैठें, एक एक चीज़ लिखें और जितना लिखते जाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा, समझे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप अपना जो मैं लिखवाऊं उसे लिखते चले जाइएगा, उसे लिखते चले जाइएगा, प्रॉपरली फ्लो चार्ट्स बनाते चले जाइएगा। फर्स्ट स्टेप मेरी क्लास की यही है आप लोगों के लिए, मेरी क्लास की फर्स्ट स्टेप आप लोगों के लिए यही है कि आप कॉन्टिन्यूसली पेपर के अंदर लिखते चले जाओ और नोट्स बनाते जाओ। जब ये नोट्स प्रॉपरली बनते चले जाएंगे और साथ में आप करंट अफेयर रिवाइज करते चले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी मैगजीन पढ़ रहे होंगे, तो मान लिया एक मैं स्कीम पढ़ा रहा हूँ, वही स्कीम आपने बुक के अंदर देखी या अपनी मैगजीन में देखी तो वो स्कीम समझते हुए देर नहीं लगेगी। और जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे तो उस न्यूज़पेपर के अंदर उस स्कीम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, उस न्यूज़पेपर में उस स्कीम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए होंगे वो देखते ही आपको पहचान में आ जाएगा कि सर ने ये करवा रखा है और मैं इस पोर्शन को, इसमें जो भी नई चीज़ है वो इसमें जोड़ देता हूँ। तो आपके पास मैं पहले से एक नोट्स बनवा के तैयार रखूँगा। अब उसी नोट्स या उन्हीं नोट्स में से आपके सारे न्यूज़पेपर्स आएंगे, समझे। तो अब आपने कुछ नहीं करना, जो भी नई चीज़ आएगी उस न्यूज़पेपर से वो नई चीज़ उसमें ऐड कर लेनी है, बस। इनको फिर अपडेशन की ज़रूरत होगी, यानी रेगुलर अपडेशन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको मेरे इस सब्जेक्ट में या करंट अफेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है, समझे। क्लास अटेंड करेंगे तो 2 स्कीम्स में ही पता लग जाएगा कि असलियत में हमारी क्लास किस डायरेक्शन में और किस डायमेंशन में जाने वाली है। रही बात टेस्ट सीरीज़ की, तो दोस्तों कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी तो, कोई भी टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपको इतनी तो मदद कर देती है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ है वो आपको इतनी मदद तो ज़रूर करेगी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखा देगी और थोड़ा दिमाग की प्रैक्टिस हो जाती है। वरना यूपीएससी का लेवल अपने आप में डिफरेंट होता है, तो ये ना कह समझें कि टेस्ट सीरीज़ में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो यूपीएससी में भी नंबर कम आएंगे, ठीक है। आगे तो हमारा अगला पोर्शन जो यहाँ पर मौजूद है या जिस चीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है करंट अफेयर्स, और उसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम वाला वो है सरकारी योजनाएं। अब जब आप ये सरकारी योजनाएं नाम का टॉपिक पढ़ेंगे, सरकारी योजनाएं, तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग, हाँ जी,
वो 6:30 बजे होगी ना। सॉरी, मैं आपको शायद गलत लिंक भेज दिया था, मैंने आपको मैसेज भी किया था अभी। ठीक है, हाँ वो गलती से आ गया। 6:30 बजे चौधरी साहब आपको दोबारा भेज दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ भेज दूंगा मैं आपको। एक बार मुझे 6:30 बजे के करीब मैसेज कर देना। ठीक है, हाँ जी। मैं क्या पढ़ाता हूँ भाई, ये खतरनाक क्वेश्चन है। अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, करंट अफेयर का वाला पार्ट है ये। सरकारी योजनाएं अलग अलग मंत्रालय और विभागों के अनुसार होती हैं। अलग अलग मंत्रालय हैं और इस मंत्रालय के अनुसार अलग अलग विभाग हैं। आप इस मंत्रालय और इस विभाग को अच्छे तरीके से देखेंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं मंत्रालय और विभाग। हमारे सरकार के अंदर, भारत सरकार में लगभग एट प्रेजेंट, एक आधा अगर कम हो गया हो, मर्ज कर गया हो तो कोई पता नहीं, लगभग 45-46 के करीब मंत्रालय चल रहे हैं, जो कभी बढ़ के 54 तक पहुंच जाते हैं। 45-46-50 के करीब चलते हैं, यानी 45 से 55 के बीच में सामान्य संख्या है हमारे देश के मंत्रालयों की। ठीक है, अब इन मंत्रालयों, हाँ जी, हाँ अभी सारी आपको समझ में आ जाएंगी। नॉर्मली गृह मंत्रालय बहुत ज़्यादा योजनाएं नहीं चलाता। गृह मंत्रालय का जो काम है वो गृह विभाग से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी से लेकर इंटरनल मैटर्स, वो सारे होते हैं। गृह मंत्रालय नॉर्मली कोई स्कीम नहीं चलाएगा, उसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो स्कीम चलाएंगे। नॉर्मली गृह मंत्रालय, समझे, वो गृह मंत्रालय का मेन काम होता है सभी राज्यों और केंद्र के बीच में एक सहयोग बनाए रखना, आंतरिक सुरक्षा से लेकर दूसरे मुद्दे, समझे, ये चीज़ है। आगे अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला मंत्रालय जो है वो है कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय, किसान कल्याण या फिर किसान विकास मंत्रालय। कृषि एवं किसान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। बेटा बात अभी नहीं, मेरे को सिर्फ लिख लेने दो और पढ़ाने दो, बाद में बात करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, समझे। असलियत में इस मंत्रालय को आप देखते हैं या इसके द्वारा चलाई जाने वाली जो योजनाएं हैं उन्हें आप 4 प्रमुख भागों में विभाजित करेंगे, 5 प्रमुख भागों में विभाजित करेंगे, समझे। उन्हें आप 5 प्रमुख भागों में विभाजित करेंगे इस तरीके से। एक बात समझ लीजिए, एक मंत्रालय के अंतर्गत अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। अगर आपने उस मंत्रालय के कार्य और जिस विभाग या जिस चीज़ के लिए वो मंत्रालय कार्य कर रहा है, अगर वो अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया तो आप कभी भी समस्या में नहीं रहेंगे। उस सारी की सारी योजनाओं को समझना आपके लिए आसान होगा। तो मेरा इस क्लास में काम जो है वो आप लोगों को फैक्ट्स लिखवाना नहीं है। मेरा काम आप लोगों को उस योजना के पीछे की मंशा समझाना है कि उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, या वो जो योजना है वो बनाई ही क्यों गई। जिस समय आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा उस योजना के कोई भी योजना है तो योजना के पीछे का कारण, तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, ये पक्का है, समझे। उस योजना के पीछे का यदि कारण आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी उस योजना को रटना नहीं पड़ेगा। आपका आधे से ज़्यादा अपना दिमाग काम करेगा कि ये योजना बनाई ही क्यों गई थी, समझे। तो सबसे पहली जो योजना है वो अपने आप में ही एक विभाग कहो या कुछ भी कहो, कृषि यानी एग्रीकल्चर, इससे संबंधित योजना है, इससे संबंधित योजना है। बात समझ में आ गई। दूसरा, सीधे सीधे वो योजनाएं जो किसान को
प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाती हैं। सीधे सीधे वो योजनाएं जो किसान को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाती हैं, तो किसान अपने आप में एक कॉलम बन गया। तीसरा जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज, यानी इसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास से संबंधित योजनाएं। कृषि विकास से संबंधी योजनाएं। एक कृषि वो है जो खड़ी फसल से संबंधित है, समझे। कृषि में यहाँ पर मतलब है खड़ी फसल, और वहाँ पर खड़ी फसल से संबंधित एक मामला है। और कृषि विकास यहाँ कहीं ना कहीं भविष्योन्मुखी है, यानी भविष्य को देखते हुए ये योजना बनाई जाएंगी, वो इसके अंतर्गत होगा। जो है अगला पर्यावरण परिवर्तन, क्योंकि पूरी की पूरी कृषि जो है वो पर्यावरण पर निर्भर है, तो पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित भी कुछ योजनाएं हैं ताकि उनका प्रभाव क्या नाम है, पर्यावरण परिवर्तन से कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए ऐसी कोई योजना बनाई जाए कि मतलब कृषि को बचाया जा सके। इसी तरीके से कीटनाशक या फिर कीट प्रबंधन या कीट नियंत्रण से संबंधित भी कुछ योजनाएं हमारी सरकार बनाती है। जैसे आजकल वो टिड्डी दल लगातार आकर भारत के लिए खौफ पैदा कर रहे हैं, फसलें बर्बाद कर रहे हैं, तो उस टिड्डी दल के बारे में जो भी आपको सवाल आएंगे या उसको नियंत्रण करने के लिए जो योजना सरकार बनाएगी, उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब असलियत में यहाँ पर मेजॉरिटी, क्योंकि कृषि जो है वो और किसान जो है वो नॉर्मली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में ना मिलकर स्टेट यानी राज्य के नियंत्रण में मिलेंगे। अब क्योंकि वो राज्य के नियंत्रण में मिलेंगे यानी राज्य के साथ रहते हैं, राज्य के उसमें मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको केंद्र व राज्य का संबंध भी देखने को मिलेगा कि यहाँ केंद्र क्या कर रहा है और राज्य क्या कर रहा है, इनकी भागीदारी कितनी ज़्यादा है या किस तरीके से है, इस भागीदारी का भी सवाल होता है। इस भागीदारी का सवाल होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। इस पार्ट में अगर आप देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट कृषि जो खड़ी फसलों से संबंधित है, इसमें ऑब्वियस सी बात है जो सबसे बड़ी है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये लिस्ट बना लो पहले कि हम किस कैटेगरी के अंदर कौन सा पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब फसल का बीमा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, समझे। तो फसल बीमा योजना हम पढ़ेंगे प्रॉपरली, समझे। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी चौड़ी कृषि के मामले में योजना आपको यही मिलेगी, समझे। आगे कृषयोन्नति योजना। कृषयोन्नति योजना यानी कृषि की उन्नति से संबंधित योजना। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसे रफ्तार कहा गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, समझे, इसे रफ्तार कहा गया है। अब आपने इसको पूरे का पूरा देखना है कि मामला है क्या। RAA नहीं है, RAFTAAR, रफ्तार। अब आपने ये देखना है कि ये कहाँ से
कौन सा सवाल आएगा। अब जब तक, अच्छा ये 3 योजनाएं, यानी अगर आपने देख ली और इस फ्लो चार्ट को याद कर लेंगे तो सीधा आपको पता लगेगा कि खड़ी फसल से संबंधित ये 3 मोटे तौर पर योजनाएं हैं। और अगर आपको ये 3 योजनाएं याद रहती हैं तो आधी टेंशन तो वहीं ख़त्म कि इसमें आपको क्या मिलेगा, किसान कहाँ खड़ा होगा, या मेनली कृषि और खड़ी फसल से संबंधित हैं तो आधी टेंशन यहीं ख़त्म हो जाएगी। और 40% आपको जो ये क्या नाम है, 40% आपको जो आपकी ये पार्ट है, क्या कहते हैं इसको, पॉलिसी है, योजना है, वो यहीं याद हो जाएगी। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, मात्राएं आगे पीछे देख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखते हुए आगे पीछे हो जाता है। दूसरा कृषक उत्पादक संस्था, कृषक उत्पादक संस्था किसान उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन। किसान उत्पादक संगठनों का गठन, उत्पादक संगठनों का गठन व संवर्धन, समझे। अगला है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, समझे। अगला है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, संरक्षण अभियान, समझे, जिसे आप PM आशा कहोगे, PM आशा कहोगे, समझे। इससे अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और किसान क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। अब आप समझिए कि अगर मैं आपको लगभग 18 योजनाएं इकट्ठी याद करने के लिए कह दूंगा तो आप मेरे से नाराज हो जाएंगे। आप मेरे से हैं भाई, याद करवा के भेजूंगा, चैलेंज है तुम सबको, मैं याद करवा के भेजूंगा, ओपन चैलेंज है आप लोगों के लिए। जो किसी को, और ये एक एक टिप्स पे ना हो तो कहना मेरे को, और किताब या अखबार से कई मामलों में आपको फैक्ट्स ज़्यादा पता होंगे, समझे। और ये चैलेंज लेके चला हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा यहीं डूबता है। बेटा पढ़ ही नहीं पाता, वो पढ़ ही नहीं पाता, याद ही नहीं रहती उसको स्कीम्स। अगला कृषि विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं वो हैं, सबसे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य
कार्ड योजना। अब भैया अगर आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। दूसरा है राष्ट्रीय कृषि बाज़ार, ये जितनी भी मंडियां हैं इनके ऊपर भी आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। भाई जिसके पिताजी किसान हैं वो बच्चा तो इनको समझ लेगा, बाकियों की हालत ख़राब हो जाती है, बाकियों की हालत ख़राब हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला युवा सहकार योजना, युवा सहकार योजना, युवा सहकार योजना, समझे, युवा सहकार योजना, समझे। अगला है युवा सहकार योजना। अगला है ब्याज अनुदान योजना, ब्याज अनुदान योजना, ब्याज अनुदान योजना। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना, राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना, उच्चतर शिक्षा परियोजना। और उससे अगला है कृषि विज्ञान केंद्र और साथ में आर्या परियोजना, आर्या परियोजना, कृषि विज्ञान केंद्र। यानी आपने इसको भी अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, समझे। अब इसके बाद अगला जो है पर्यावरण परिवर्तन। हाँ जी, क्या आर्या परियोजना, कृषि पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित जिस योजना की हम बात कर रहे हैं उसमें लिखेंगे जलवायु प्रायस्थ कृषि पर राष्ट्रीय पहल, जलवायु प्रायस्थ कृषि पर, जलवायु प्रायस्थ कृषि पर राष्ट्रीय पहल। बात समझ में आ गई। जलवायु प्रायस्थ कृषि पर राष्ट्रीय पहल, समझे। और अगला है भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण, भारत में कीट प्रबंधन, भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का, दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण। बात समझ में आ गई। सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण, ये जो आपको मैंने सारी लिखवाई हैं योजनाएं या पूरा का पूरा एनालिसिस, इसे आप देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर आप इन सारी स्कीम्स को पढ़ेंगे
और इनसे आने वाली योजनाएं या जो भी डाटा है वो सब देखेंगे, तो पीटी में तो ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं ही। ये सारी चीज़ें पीटी में तो आपको काम आने वाली हैं ही, मेंस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। मेंस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी, इतना समझ लीजिए। ठीक है। अब मोटे तौर पर अगर आप इसे देखते हैं तो ये पूरा आपका जो फ्लो चार्ट है, इससे आपको आपकी जितनी भी कृषि मंत्रालय वाली मोटी मोटी जो स्कीम है, बड़ी मेन जो स्कीम है, वो सारी समझ में आ जाएंगी। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन जिसे आप कहते हो, यानी पहले क्या होता था, अगर आप देखें इसे जलवायु भी कहा जाता है, कोई समस्या नहीं है। अब जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी समस्या मतलब मामला ये है, अगर आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो वो बताएंगे कि असलियत में जो फसलें हैं, पहले गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता था। इस साल गर्मी कंपैरेटिवली कम पड़ी है। इस साल जो गर्मी है वो कंपैरेटिवली कम पड़ी है, वरना अगर आप पहले देखें तो गर्मी हद ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती थी, समझे। ऐसी सिचुएशन में जब गर्मी हद से ज़्यादा पड़ती थी तो लगभग फरवरी एंड में, यानी 15 फरवरी के बाद गर्मी शुरू हो जाती थी, और मार्च अप्रैल तक तो मतलब 15 मार्च तक तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता था, समझे। अभी होने लग गया है। हाँ जी, देखिए ये अभी अगर सबके बारे में सवाल का जवाब देने लग गया तो फ़ायदा नहीं है। मुझे एक बार सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ा लेने दो, तो आपको मैं सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा। बेटा पहले टेम्परेचर का नॉर्मल साइकिल थी तो फसलें उसी हिसाब से पकती थी। अब टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है, सर्दियाँ छोटी होने लग गई। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सर्दियाँ छोटी होने लग गई, जिसकी वजह से फसलें उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रही या पैदा नहीं हो पा रही, समझे। तो उससे जलवायु परिवर्तन के चलते जो फसलों को नुकसान होना शुरू हो गया, तो क्या किया जाए। ऐसी सिचुएशन में किसान के ऊपर सबसे बड़ी समस्या है, इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ही, इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ही आपकी ये मतलब जलवायु प्रायस्थ कृषि पर ध्यान दिया गया है कि ऐसी फसलें पैदा की जाएं जिन पर जलवायु का बहुत ज़्यादा असर ना हो, या उनमें ऐसे जीन चेंज कर दिए जाएं। उसमें प्रॉपर समझाऊंगा। इस जो आपको चीज़ें पढ़ाई, हाँ जी बेटा अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जब उसमें पहुंचूंगा तो आपको प्रॉपरली पढ़ाऊंगा, और इसका इससे ज़्यादा समझ में आपको एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में आएगा, पर्यावरण वाले में। मेरी बात समझे। अब आप यहाँ समझिए इस चीज़ को अच्छे तरीके से कि जो चीज़ ये समझाई जा रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ पीटी से नहीं, मेंस से भी रिलेटेड हैं। ये सारी चीज़ें मेंस से भी आपको डायरेक्टली रिलेटेड मिलेंगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इस पे प्रॉपर फोकस कीजिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप इसे सिर्फ पीटी पढ़ के ही फ़ायदा ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ फ़ायदा सिर्फ पीटी का, इसमें आपको मेंस का भी फ़ायदा मिलेगा, इसमें आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में भी फ़ायदा मिलेगा। एक ओपिनियन डेवलपमेंट, अपना एक दृष्टिकोण विकसित करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन क्लासेस का आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों इसको लीनियंटली मत लेना, हल्के में इसको मत लेना, ठीक है। अभी मैं किसी के कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्लास के लास्ट में दूंगा। हेडिंग डालेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, समझे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैं इसे मिटा रहा हूं, किसी को कोई वो हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है। मेन टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो अब सबसे पहले कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी योजना होगी, उसको आपने 3 चीज़ें मेनली देखनी होती हैं, कई में 2, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट
जो आपसे पूछा जाता है वो होता है उद्देश्य। अगर आपने उस योजना का उद्देश्य अच्छे तरीके से समझ लिया तो ये समझ लीजिए आपको और ज़्यादा, मतलब आपको आधा सरदर्दी 45 to 50% सरदर्दी ख़त्म हो गई। तो अगर आप इसके उद्देश्य देखोगे तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है किसान को बीमा कवरेज तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसान को बीमा कवरेज तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसान को बीमा कवरेज तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब सवाल यहाँ से ही उठेगा, बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता किसके अगेंस्ट? अपने अपने कैमरे ऑन करो। बीमा कवरेज किसके अगेंस्ट? बीमा का अपना एक रीज़न होता है कि किस लिए बीमा कवरेज किया जाए। तो बीमा कवरेज का पहला पार्ट क्या? बीमा कवरेज का पहला पार्ट ये कि सबसे पहले प्राकृतिक आपदा के विरुद्ध। बीमा कवरेज किसके? प्राकृतिक आपदा के विरुद्ध। दूसरा, हाँ जी, कीटों के विरुद्ध या रोगों के, कीटों व रोगों, फसल रोग होते हैं ना, इनके कारण होने वाले नुकसान हानि की स्थिति में, इनके कारण या कारण होने वाली हानि की स्थिति में, हानि की स्थिति में। तो ये मेन पॉइंट है कि कब बीमा कवरेज मिलेगा। कब बीमा कवरेज मिलेगा? जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या फसल को कीड़ों ने खा लिया, या तो प्राकृतिक आपदा आ जाए या फिर फसल को कीड़ों ने खा लिया या फिर कोई रोग लग गया। एक उद्देश्य ये। दूसरा, किसान की आय, ध्यान से देखिए, अपने माइक्स बंद रखें। किसान की आय सुनिश्चित करने, किसान की आय को स्थायित्व प्रदान करना। किसान की आय को सुनिश्चित, किसान की आय को सुनिश्चित करने हेतु, ताकि आय को सुनिश्चित क्यों किया जाए? क्योंकि समस्या ये है, किसान जो है वो लगातार किसानी छोड़कर दूसरे जगहों पर जाकर काम, मतलब दूसरे कामों में लगता जा रहा है। तो कृषि में किसान की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, कृषि में किसान की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए किसान किसानी ना छोड़े, शहर की तरफ ना भागे, उसे आर्थिक तंगी ना हो, समझे, उसे आर्थिक तंगी ना हो, इसके लिए भी ये योजना बनाई गई। अगला पार्ट है किसान को कृषि में नवाचार। किसान को कृषि में नवाचार
व आधुनिक पद्धतियों को नवाचार व आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यहाँ दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, क्या? नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने हेतु, आय को सुनिश्चित करने हेतु। ये वर्ड्स ही किसान की निरंतरता कृषि में, इसको सुनिश्चित करने हेतु बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता। हाँ या ना? अभी 2 मिनट रुक जाओ, समझा रहा हूँ, शांति से सुनेंगे, फिर सवाल का जवाब दे दूंगा। आगे, किसान कृषि के क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना। यहाँ कृषि के क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना। अब यहाँ ऋण का प्रवाह भी अपने आप में एक फैक्टर हो गया, ऋण का प्रवाह। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखते हैं तो आपका बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता। अब बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता क्यों दी जा रही है भाई? बीमा कवरेज किसके लिए और वित्तीय सहायता किसके लिए दी जा रही है? ताकि किसान की आय सुनिश्चित हो, किसान उसमें निरंतरता बनाए रखे, आधुनिक पद्धतियों और नवाचार को बनाए रखे, और साथ में कृषि के लिए ऋण का प्रवाह बना रहे। कई बार ऐसा होता है, पीटी में आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता क्यों प्रदान की जा रही है, तो उसके नीचे अगर ये 3 ऑप्शन दे दिए जाएं तो भी ठीक है। क्या समझे? अगर ये तीनों ऑप्शन दे दिए जाएं तो भी ठीक है, आप लोगों को इसमें समस्या नहीं होगी। ये समझिए, समझे? इसमें समस्या नहीं होगी, ये समझ लीजिएगा। ठीक? एक सवाल तो ये आ जाएगा कि भैया असलियत में ये उद्देश्य क्या हैं। अब जब आप इसके उद्देश्य पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जब आप इसके उद्देश्य पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो अगला पार्ट आप लोगों से पूछा जाता है कि इसके लाभार्थी कौन होंगे। माइक बंद करो अपने अपने। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। क्या हुआ, दिख नहीं रहा क्या स्क्रीन पे? मतलब ब्लड आ रहा है क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें किसान को बीमा कवरेज तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। समझे? जिसमें कौन को क्यों? क्योंकि प्राकृतिक आपदा ना आ जाए, कीटों और या रोगों से, कीट की शायद बड़ी स्पेलिंग आएगी, हाँ ठीक है, कीटों या रोगों से। समझे? अब यहां अगर आप देखते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी वजह से जो हानि हो रही है उसकी वजह से। ठीक है, अब इसे मिटो रहा हूं, अगला टॉपिक लिखेंगे अपेक्षित लाभार्थी। इन पे सवाल पक्का आता है कि इन पे सवाल पक्का आता है
कि भैया अपेक्षित लाभार्थी कौन कौन हैं। अपेक्षित लाभार्थी कौन कौन हैं। अब जब सवाल आएगा अपेक्षित लाभार्थी तो समझ लीजिए सभी पट्टेदार या जोतदार सभी किसान। पहला, सभी किसान, जो भी किसान है और उसके साथ जो पट्टेदार है या फिर जोतदार है, या तो किसान खुद फसल उगा रहा है या फिर कोई पट्टेदार है या फिर कोई जोतदार है। बात समझ में आ गई। लेकिन इन तीनों के पास जिनके पास फसल बीमा है, जिनके पास फसल बीमा है ये चीज, लेकिन क्या सभी के लिए? नहीं। अधिसूचित फसल, अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले, अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले, यहां से सवाल आएगा। समझे? जिनके पास फसल बीमा है और जो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगा रहे हैं। क्या समझे? ये अपेक्षित लाभार्थी हैं। क्या होगा? सभी किसान, सुन लो इधर, सभी किसान, पाटेदार, जोतदार, ये दे दिया जिनके पास फसल बीमा है। नीचे वाला गायब कर दिया, समझ लो गलत है। नीचे वाला अगर गायब कर दिया समझ लो गलत है। अब ये अधिसूचित क्षेत्र कौन से होंगे ये अभी बताता हूं। अब ये अधिसूचित क्षेत्र कौन से होंगे ये बताना अब जरूरी है। ठीक है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल मैडम, बिना इंश्योरेंस कवरेज के तो आप इंश्योरेंस करवाने नहीं गए और उसके बाद अब आप कह रहे हो कि भाई मेरे को तो अब वो वाली क्या नाम है, बीमा का प्रीमियम दे दो, वो क्या नाम है, राशि दे दो, मेरी फसल बर्बाद होगी। ऐसे थोड़ा ना होगा। सरकार कहेगी बीमा दिखाओ, तुम कहोगे वो तो जी नहीं करवाया, तो सरकार क्या कहेगी? फिर फसल बर्बाद हो गई, हम क्या करें? सवाल ये है, अगला सवाल आएगा कि प्रीमियम कितना है। हेडिंग डालेंगे अन्य विशेषताएं। सबसे ज़्यादा सवाल ऐसी ही लंबी चौड़ी योजनाओं में से आते हैं और इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहीं से पेपर जब पूछा जाएगा ना तो आप लोग ऐसी ही किसी योजना के अंदर सवाल को गलत करके आते हैं, जरा सी बातें। और यही रीज़न है मैं पूरी ताकत से 500 आवर्स का पूरा जो 600 आवर्स का पूरा जो आपका टारगेट है वो 250-300 घंटे के अंदर मैं कवर करवाने वाला हूँ। अगर मुझे ज़रूरत लगेगा तो इस क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाकर मैं 2 घंटे की जगह 2.5 भी कर दूंगा। लेकिन मुझे तुम्हारा ये करंट अफेयर ऐसा करवा के भेजना है कि इस क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट मेरा बैठा हुआ होगा वो मतलब यूं कह के निकले कि हाँ सर इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। हेडिंग डालेंगे अन्य विशेषताएं या प्रमुख विशेषताएं। अन्य विशेषताएं, हाँ, अधिसूचित क्षेत्र आगे पता लगेंगे ना कौन सा है, आगे पता लगेगा। पहला लिखेंगे केंद्र प्रायोजित योजना। अन्य विशेषताएं या प्रमुख विशेषताएं जिनसे सवाल आएगा वो बता रहा हूं। केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित योजना। अगली लाइन, यहां से क्वेश्चन निकलेगा और तुम्हें फंसाएगा। अगली लाइन स्टार मार्क,
पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना, ब्रैकेट में RWBCIS को छोड़कर या के अतिरिक्त इस योजना ने अन्य सभी मौजूदा बीमा योजनाओं को प्रतिस्थापित कर दिया है, यानी बाकी सभी फसल बीमा योजनाएं सरकार की तरफ से जो थी वो समाप्त हो गई हैं, एक को छोड़कर जो आगे बढ़ेंगे। हाँ, प्रतिस्थापित कर दिया है यानी रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है, उनकी जगह सबको हटा के एक योजना बना दी। समझे? अगली लाइन, अब यहां पर क्योंकि बीमा योजना है, मिटो रहा हूं इसको, क्योंकि ये बीमा योजना है तो बीमा योजना की खास बात ये होती है, बीमा योजना की खास बात ये है कि उसमें प्रीमियम जाएगा। अब हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नहीं, अगला मेन पॉइंट लिखेंगे, वार्षिक प्रीमियम या किसान द्वारा या प्रीमियम, फसल का प्रीमियम। समझे? प्र के छोटी की मात्रा बड़ी की उल्टी होगी भाई, प्रीमियम। अब आप समझिए फसल का प्रीमियम क्या है। तो सबसे पहले खरीफ की फसल का 2%, खरीफ की फसल 2% यानी कुल फसल का 2%, रबी की फसल का 1.5%, रबी की फसल का 1.5%, वाणिज्यिक फसलों का 5% और बागवानी फसलों का भी 5%। वाणिज्यिक या नकदी फसलें जो भी हैं उनका 5% और जो बागवानी फसलें हैं, समझे, उनका भी 5% आपको प्रीमियम के रूप में देना पड़ेगा, प्रीमियम के रूप में देना पड़ेगा। ये याद रखिएगा। यहाँ एक सवाल आता है कि केंद्र व राज्य, अगला पॉइंट है जहां से सवाल बनेगा, केंद्र व राज्य कितना कितना देंगे, केंद्र राज्य कितना कितना देंगे। तो पहले जो था वो था 50% केंद्र देगा, 50% राज्य देगा। पहले क्या था? 50% केंद्र देगा, 50% राज्य देगा। बात समझ में आ गई? अब क्या है? अब है सिंचित के लिए 25% केंद्र देगा और असिंचित के लिए जो है
वो 30% केंद्र देगा। यहां ये डाटा आपको ले डूबता है, ये डाटा याद नहीं होता, इसलिए आपको हमेशा पीटी के अंदर डूबते हुए नजर आते हो। ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहीं पर घालमेल कर देता है आपका यूपीएससी। सिंचित में 30 ये उल्टा कर दिया, ये पहले वाला डाटा दे दिया, तो आप क्या कर लोगे, समझे? पहले वाला डाटा दे दिया तो आप क्या कर लोगे? अब सवाल ये है, सवाल यही है, हाँ जी एक सेकंड रुको, कि कौन सा जिला सिंचित है और कौन सा जिला सिंचित नहीं है, समझे? तो यदि किसी जिले में 50% या उससे अधिक क्षेत्र सिंचित होगा तो वह जिला सिंचित क्षेत्र माना जाएगा। सिंचित क्षेत्र माना जाएगा। किसी जिले में 50% या उससे अधिक क्षेत्र सिंचित होगा तो वह जिला सिंचित क्षेत्र माना जाएगा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पीटी के अंदर। बात समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी। अरे आपके पिताजी क्या करते हैं मैडम, पहले ये बताइए। किसान है फिर भी नहीं समझ पा रहे सिंचित क्षेत्र क्या है? जहां नहर द्वारा या किसी तालाब द्वारा या किसी प्राकृतिक संसाधन द्वारा सिंचाई हो रही हो तो वो सिंचित क्षेत्र है, समझे? जहां नहर वगैरह का पानी प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा तो वो असिंचित क्षेत्र है। ठीक है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो तो आपके सरकार का डाटा के अकॉर्डिंग होगा, वो देखिएगा सरकार क्या कहती है, वो सरकार ही बताएगी, सरकार के डाटा या सब में आता है। तो इसलिए आधी ग्राम पंचायतें या ब्लॉक पंचायतें इसी चीज़ में लड़ाई लड़ती रहती हैं कि हमारे इस जिले को असिंचित क्षेत्र घोषित किया जाए। सरकार कहती है नहीं जी नहीं, हम आपके जिले को असिंचित नहीं कर सकते, हम सिंचित करेंगे। ये जरा सी बात के ऊपर ही बड़े पचड़े होते हैं इनकी ब्लॉक प्रमुखों के आपस में ही लड़ाई झगड़े खूब होते हैं, समझे? और खूब मतलब पंगेबाजी होती है। आगे अगला पॉइंट समझिए, यहां पर मेन है कि अच्छा, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए, उत्तर पूर्व के राज्य जो हैं इनके लिए भी आपको अलग से प्रोविज़न मिलेगा। पहले जो था उत्तर पूर्व के राज्य 50-50 में थे केंद्र के साथ। ध्यान दीजिए, माइक ऑफ करेंगे। पहले उत्तर पूर्व के राज्य केंद्र वगैरह के साथ 50-50 की रेशियो के अंदर थे, समझे? अब जो है वो 90% केंद्र देगा, 10% राज्य देंगे। पहले 50-50 था, अब 90-10 हो गया है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? यानी अगर सवाल पूछा जाए कि प्रीमियम दर में केंद्र की सहायता की जो मान है वो कितने हैं, तो 25% और 30%, ये याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ये याद रखिएगा। पहले क्या होता था, पहले जिस किसान ने लोन ले रखा होता था, जिस किसान ने लोन ले रखा होता था उसके लिए किया गया कि उसको ये बीमा करवाना ही है। पहले जिस किसान ने लोन ले रखा होता था,
समझे? उसको यह अनिवार्य करवाना था। लिखेंगे अब वर्तमान में सभी कर्जदार कृषकों सहित सभी कृषकों हेतु यह बीमा योजना स्वैच्छिक, अंडरलाइन द वर्ड, स्वैच्छिक बना दी गई है। स्वैच्छिक का मतलब करवाना हो तो करवा लो, नहीं करवाना हो तो कोई बात नहीं। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, यहां एक चीज समझ लेंगे कि ये आप खुद करेंगे। ये छोटा सा पॉइंट मैं खुद दे रहा हूं, उपज हानि कैसे कैसे हो। ये किताब में ढूंढेंगे तो आपको नई चीजें पढ़ने को भी मिल सकती हैं। तो उपज हानि खुद लिखना है कौन कौन सी चीजों की उपज हानि है। जैसे बिजली गिर गई, आग लग गई प्राकृतिक तौर पर, समझे, हुरिकेन आ गया, टॉर्नेडो आ गया, कीटनाशक आ गए, भूस्खलन हो गया, समझे, सूखा पड़ गया, समझे, सूखा लंबे समय तक पड़ गया, तो ये सारी फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है। तो अब इसमें ये देखना कि कौन सा नहीं आता है। यूपीएससी वाला तुम्हारे को कौन सा आता है वो तो देगा ही देगा। अब आप लोगों को कहेगा कौन सा नहीं आता है, कि जो फसल चढ़ गए। अब तुम कहोगे नुकसान तो जी हो गया, वो बीमा में आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हाँ या ना? फसल चढ़ गए तो बीमा में नहीं आएगा। अब किसी वजह से आसपास के तालाब का पानी भर गया या फैक्ट्री का पानी भर गया तो नहीं आएगा वो। तो इन चीजों को आपने देखना है, ये फैक्ट्स आपने ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये बहुत सारी लंबी सी एक लिस्ट है। आगे लिखेंगे, इस बीमा योजना में कटाई के पश्चात ब्रैकेट में पोस्ट हार्वेस्टिंग ब्रैकेट क्लोज होने वाली हानियों को भी कवर किया गया है या शामिल किया गया है। ब्रैकेट क्लोज होने वाली हानियों को भी शामिल किया गया है। हाँ जी, भाई सुन लो, मैं जो लिखवा रहा हूं उसको शामिल। और पीटी में यही चीज है कि जो लिखा गया है वो आने की जगह दिमाग जो लगाना है वो आएगा। अब कौन सी प्राकृतिक है और कौन सी नहीं है वो देखना पड़ेगा। अब फसल कट गई है और उसके बाद आग लग गई तो बेवकूफ़ी किसकी? फिर लेकिन अगर चक्रवात आ गया, बारिश आ गई, ओले पड़ गए, फसल खराब हो गई तो वो प्राकृतिक है। समझे? तो ये दिमाग लगाना होता है। लिखेंगे फटाफट से, जिसमें कवर किया गया है, जिसमें बेमौसम और चक्रवातीय वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाली क्षति
भी शामिल है। ओलावृष्टि से होने वाली क्षति भी शामिल है। अगली लाइन में लिखेंगे, इस योजना में क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें नॉर्मली एक गांव या एक ब्लॉक ले लिया जाता है कि भाई बारिश आई है तो ये मानकर चलते हैं कि एक गांव में पूरे में बारिश आई है। हो सकता है आधे में आई हो, आधे में ना आई हो, हम मान के चलेंगे पूरे में आ गई। अब हो सकता है ओले पड़ गए, तो सरकार मान के चलेगी कि पूरे गांव में ओले पड़ गए हैं। अब यूं थोड़ा ना कि जाके पटवारी देखेगा कि इसमें ओले पड़े हैं और इसमें नहीं पड़े हैं, समझे। अब एक में पटवा, और यहाँ पर फिर पटवारी भ्रष्टाचार को वो जन्म देता है कि जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है, जो उसको बाकियों को मिल जाता है। तो बीमा अगर सबने करवा रखा है और जिसने बीमा करवा रखा है वो सबको ही दे दो, वो पटवारी या दूसरे तो भाड़ में जाओ, बाद में देखेंगे। क्योंकि गांव के अंदर सबसे खतरनाक प्राणी जो मुझे ऐसा लगता है सरकारी अधिकारियों में, सबसे खतरनाक प्राणी गांव में जो होता है वो पटवारी होता है। और जो गांव से होंगे वो बता देंगे इसमें, हाँ या ना। क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है, समझे, अपनाया गया है, जिसमें एक निश्चित क्षेत्र को समान जोखिम का सामना करने वाला समान जोखिम का सामना करने वाला भौगोलिक क्षेत्र मान लिया गया है। भौगोलिक क्षेत्र मान लिया गया है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, अगला टॉपिक नहीं, इसी में अगला जो पॉइंट है वो है फसलों की बीमित राशि। अब ये कौन निर्धारित करेगा? फसलों की बीमित राशि ये कौन निर्धारित करेगा? फसलों की बीमित राशि कौन निर्धारित करेगा? तो सीधी सी बात है, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार यही निर्धारित करेगी। केंद्र का इसमें कोई भूमिका नहीं है। यहां बच्चा सवाल गलत करके आएगा कि केंद्र की योजना है तो केंद्र निर्धारित करेगा, वो कहेगा केंद्र नहीं, राज्य निर्धारित करेगा। और इसमें भी दो तरीके की फसलें हैं, एक वो जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है और दूसरा वो जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया है, समझे। इसमें दो फसलों के दो प्रकार लगा दिए गए, ध्यान से देख लीजिएगा। पॉलिसी इतनी आसान नहीं होती समझनी। फसल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला, वे फसलें जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। अब जिस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है, समझे, तो इसका तो वित्तीय मान लिया जाएगा, यानी इसकी उसी हिसाब से फसल मान ली जाएगी। वे फसलें जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वे फसलें जिनका
फसलें जिनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं माना गया है, समझे, नहीं, निश्चित नहीं है, इसको एट फार्म गेट प्राइस, इसको मान लिया गया फार्म गेट प्राइस, इसकी हिंदी खेत पर ही मान लिया। जो फसल खेत पर है वहां आपका उस फसल का क्या मूल्य होगा, वहां आपका उस फसल का क्या मूल्य होगा वो निर्धारित किया जाएगा। फसल के खेत पर ही एक फसल पड़ी हुई है लेकिन उसका एमएसपी नहीं है, तो वहां उस खेत का, उस फसल का नॉर्मली क्या मूल्य होता है उसको देखा जाएगा और उस हिसाब से आपको बीमा राशि मिल जाएगी, उस हिसाब से आपको बीमा राशि मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब सवाल ये आएगा, ध्यान से देखिए, सवाल यहां से एक और आता है कि बीमा कंपनियां कौन कौन। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला इसमें पॉइंट है कि भैया कौन कौन सी कंपनियां बीमा कंपनियां हैं। तो पहला है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, ये है, हाँ है। निजी क्षेत्र की कंपनियां, हाँ है, जो अधिसूचित हों। कौन कौन सी कंपनियां? जो अधिसूचित हों। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में फटाफट नाम लिखेंगे, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश में ही नाम रहेंगे। और दूसरा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब मजे की बात ये है, खासकर ध्यान दे लीजिए, मजे की बात ये है कि इन कंपनियों को पहले 1, 2 या 3 साल के लिए लिस्ट दी जाती थी, अब सीधे 3 वर्ष का कार्यकाल दे दिया जाता है कि आप 3 साल सीधे करो। मतलब हर साल आपको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है, आपको 3 साल का रिन्यूअल दे दिया गया है। बात समझ में आ गई? मजे की बात, राज्य अपनी कंपनी भी स्थापित कर सकता है। अगर राज्य को लगता है कि हम किसी और कंपनी से क्यों करवाएं, हम खुद ही अपनी कंपनी बना लेते हैं, तो राज्य सरकार भी अपनी बीमा कंपनी स्थापित करके ये योजना लागू कर सकता है, याद रखिएगा। अगला सबसे मेन बात यहां पर यह है कि अगर समय सीमा, यहां बीमा कंपनियों को भुगतान की समय सीमा भी बताई गई है कि भैया कितनी है भुगतान की समय सीमा, अंतिम तारीख के 2 माह बाद 12% ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपने बीमा कंपनी ने 2 महीने तक भुगतान कर दिया फिर तो है ठीक, उसके बाद 12% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। और एक चीज, खरीफ की अंतिम फसल कौन सी है? 30 मार्च, समझे, 31 मार्च। और रबी की अंतिम तारीख कौन सी है? 30 सितंबर। ये भी याद रखेंगे। खरीफ की अंतिम तारीख कितनी है? 31 मार्च। और रबी की फसल
मतलब जो बीमा की तारीख मानी गई है कि इस तारीख तक के बाद 2 महीने आपको देने हैं, तो आखिरी फसल तारीख जो है वो कितनी है, 20 मार्च, और अगली वाली की 30 सितंबर। समझे? और इस तरीके से आपका ये एक योजना मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। और इस पूरी योजना का जो एक टॉपिक था, इस पूरी योजना का हमने पूरा फोकस किया है सिर्फ एक तरफ, एक चीज को ओरिएंट करके देखने में, और वो सिंगल ओरिएंटेड प्रोसेस था कि हमने सारी की सारी जो पॉलिसी है वो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है, और आपको बहुत छोटे छोटे पेज बताए हैं कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस तरीके से क्वेश्चन कहां से आता है, कैसे कैसे यूपीएससी आपको बेवकूफ बनाता है। हमारी जो पूरी क्लास है वो इसी तरीके से चलेगी। छोटे छोटे, देखो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ना आसान है, वो तो बड़ी बड़ी बातें करना, असलियत में आपके नंबर बड़े बड़े सेक्शंस में नहीं कटते, छोटी छोटी उन बड़े बड़ी सेक्शंस की छोटी छोटी बातों में कटती है, जहां पर लास्ट में आप आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा काम अपने स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप उस कंफ्यूजन में ना फंसें। मेरा काम उसके लिए ये है कि आप उस कंफ्यूजन में ना फंसें, और आपको पहले से ही बता दूं कि बेटा यहां पर समस्या आने वाली है, आप तैयार रहें। तो हमारी पीटी के लिए पूरा फोकस यही रहेगा, और यहां तक कि मैं आप लोगों को पढ़ने का तरीका भी सिखा दूंगा। मैं आप लोगों को पढ़ने का तरीका भी इस तरीके से सिखाना चाहता हूं कि ताकि आप लोग इस क्लास को अटेंड करने के बाद अगर एक न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू करेंगे तो न्यूज़पेपर के अंदर आपको अच्छे तरीके से सब चीजें पहले से आती हों, और पता लग जाए देखते ही कि ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। बच्चों गारंटी से कह रहा हूं, ये मेरे 300 घंटे, जो 250 से 300 घंटे का मैंने बैच बनाया है, ये 200 से 300 या 250 से 300 घंटे जो हैं, ये आप करंट अफेयर के एक बार ज्वाइन करके देख लीजिएगा। आपको एनसीईआरटी क्या, न्यूज़पेपर क्या, मैगजीन क्या, रिपोर्ट्स क्या, सारी चीजें पढ़नी आ जाएंगी। और बच्चा यही मार खाता है कि वो पूरी प्रिपरेशन कर लेता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी बढ़िया तरीके से पढ़ जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता, और इस न्यूज़पेपर की वजह से आप लोग फेल होते हैं। छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं पेपर में, मैं वो गलतियां नहीं करने दूंगा, ये गारंटी रही। समझे? आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।